हर पल आपके साथ। IME गाजियाबाद 27 years of excellence in higher education। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। होके मायूस ना यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पांव पर ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। जी हाँ, ज़िंदगी चलने का नाम है, ज़िंदगी कुछ कर गुजरने का नाम है। और जो लोग परेशानियों से थकते नहीं, डरते नहीं, उन्हें कामयाबी ज़रूर मिलती है। और ऐसे ही लोगों के हौसले और जज्बे जो कुछ अलग कर रहे हैं, जो कुछ ख़ास कर रहे हैं, ऐसी तमाम कहानियों को देश भर से समेट कर लेकर आते हैं हम अपने इस ख़ास कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूँ शहला निगार और आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। यहाँ होती हैं आम लोगों की खास कहानियां। क्या आपने कभी सोचा है कि आप खाने के बाद उन खाने वाली प्लेटों को भी खा सकते हैं? शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसी ही एक खबर दिखाने जा रहे हैं। आपको मिलवाएंगे केरल के एर्नाकुलम के रहने वाले विनय कुमार बालकृष्णन से, जो मॉरिशस में एक बीमा कंपनी में CEO के पद पे काम करते थे। लेकिन समाज के लिए कुछ कर गुजरने के जज्बे ने उन्हें वापस अपने देश, अपने गांव बुला लिया। यहां आकर उन्होंने आटे के चोकर से प्लेटों का निर्माण किया है। प्लास्टिक का हरित विकल्प बनाना चाहते थे और उन्होंने इतना खास विकल्प तैयार किया है कि लोग बहुत खुश हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। ये हैं कक्कनाड़ के रहने वाले विनय कुमार बालकृष्णन, जिन्होंने भारत की पहली गेहूं की भूसी पर आधारित बर्तन निर्माण कंपनी की शुरुआत की है। और इसके जरिए विनय ने खाना खाकर उन थाली और बर्तनों को भी खाना संभव बना दिया है। दरअसल विनय मॉरिशस में एक बीमा कंपनी के CEO के रूप में काम करते थे, लेकिन पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ करने की चाहत ने उन्हें वापस अपने शहर लौट आने को मजबूर किया। 46 वर्ष की उम्र में वो प्रकृति और राष्ट्र के लिए योगदान करने की इच्छा के साथ केरल लौट आए और यहाँ आकर कुछ अलग करने की ठानी। उन्होंने देखा कि हर दिन प्रयोग में आने वाली प्लास्टिक क्रॉकरी पर्यावरण को ज्यादा प्रभावित करती है। फिर क्या था, उन्होंने इसका विकल्प बनाने की ठानी। I have developed an innovative product which is made from edible wheat bran. This is a 100% biodegradable tableware where we make plates. This is available as a single-use product as an alternative to single-use plastic. Now plastic ban has come, so this will be an effective product. And after single use, if you want, you can take a bite. Otherwise, you can use it as a cattle feed, poultry feed, fish feed, or as organic manure. उन्होंने गेहूं की भूसी से बर्तन बनाया जो काफी खूबसूरत और टिकाऊ था। फिर क्या था, उन्होंने स्थानीय कच्चे माल और मशीनरी का उपयोग करके अपना खुद का व्यंजन बर्तन निर्माण उद्यम शुरू करने का फैसला लिया। 3 साल के शोध के परिणाम स्वरूप भारत का पहला गेहूं चोकर आधारित बर्तन ब्रांड थुशान अंगमाली में स्थापित किया गया। मलयालम में थुशान पौधे के उस पत्ते को कहते हैं जिस पर पारंपरिक रूप से भोजन परोसा जाता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी CSIR तिरुवनंतपुरम ने उनके विचार और आवश्यकताओं को अपनाया और बर्तन निर्माण के लिए आवश्यक तकनीक विकसित की। फिर एक इंजीनियरिंग फर्म की मदद से आवश्यक मशीनरी का डिजाइन और निर्माण भी किया गया। थुशान का मकसद बाजार में व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली प्लास्टिक की डिस्पोजेबल प्लेटों को पर्यावरण के अनुकूल प्लेटों में बदलना है। उपयोग के बाद इसे गायों के लिए चारा, मुर्गी पालन, मछली और पौधों के लिए उर्वरक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 30 दिनों के भीतर पूरी तरह से मिट्टी में घुलनशील है। ये कंटेनर डिस्पोजेबल और आसानी से बायोडिग्रेडेबल हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्लेट्स -10 डिग्री से 140 डिग्री तक तापमान का सामना कर सकती हैं
और माइक्रोवेव हीटिंग के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। पर्यावरण के अनुकूल विकल्प के रूप में प्रस्तुत इस अभिनव अवधारणा ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। एकल उपयोग वाली प्लास्टिक प्लेटों पर प्रतिबंध, जिसे राष्ट्र ने आजादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में लागू किया है, इसका उद्देश्य गैर बायोडिग्रेडेबल उत्पादों के लिए हरित विकल्प खोजना भी था। विनय कुमार बालकृष्णन की भूषण इस दिशा में काफी उम्मीद जगाती है। तिरुवनंतपुरम से के अब्दुल जलील की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने प्लास्टिक का बेहतरीन विकल्प, और अब आपको दिखाएंगे 90 वर्षीय कल्लू राम का जज्बा। कहते हैं कि प्यासे को पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य का काम है, क्योंकि प्यास जो पानी की होती है वो सिर्फ पानी से ही बुझ सकती है, किसी और चीज़ से नहीं बुझ सकती। और पानी पिलाकर आप किसी व्यक्ति को नया जीवन दे सकते हैं। और इसी सोच के साथ 90 वर्षीय कल्लू राम ने एक तालाब खोद डाला है। इस तालाब को खोदने में उन्हें 40 वर्ष लगे। किस तरह से, किस जद्दोजहद से उन्होंने इस तालाब का निर्माण किया और क्या कुछ इसके पीछे उनका मकसद था, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। कंधे पर मटका लिए और लोगों की प्यास बुझाते ये हैं हरियाणा के भिवानी चरखी दादरी के गांव अटेला कलां के निवासी कल्लू राम। उम्र 90 साल, लेकिन जज्बा ऐसा जिसकी चर्चा आज हर ओर है। कल्लू राम आज कई नौजवानों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। बिना किसी की सुने और मन में जज्बा लिए 90 वर्षीय कल्लू राम ने लगातार 50 सालों तक अथक मेहनत की और पहाड़ों के बीच तालाब बनाकर मानवता की मिसाल पेश की है। ये तालाब अब हर साल सैकड़ों पशु पक्षियों की प्यास बुझाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कल्लू राम की 3 पीढ़ियां इस तालाब के लिए पहाड़ों में रास्ता बनाने और पानी पहुंचाने के लिए लगातार उनके साथ काम कर रहे हैं। कल्लू राम के मन में एक टीस जरूर है कि यहाँ तक पहुँचने का पक्का रास्ता बने और पशु पक्षियों के लिए इस तालाब में पानी पहुंचाने का कोई स्थायी समाधान निकले। लगभग 50 साल से मैं इस तालाब को बना रहा हूं। अब यह तालाब बन के तैयार हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं ये चाहता हूं कि इस तालाब का रखरखाव किया जाए। गांव अटेला कलां से निकलते ही पहाड़ की चढ़ाई शुरू होती है और करीब 1.5 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद कल्लू राम के बने तालाब पर पहुंचा जा सकता है। कल्लू राम आज भी सुबह 4 बजे उठकर तालाब तक पानी का मटका लेकर पहुंचते हैं और दिन भर तालाब के आसपास पत्थरों को उठाकर रास्ता बनाने और तालाब की सुंदरता में जुटे रहते हैं। कल्लू राम कहते हैं कि लोगों के ताने मिले तो घर वाले परेशान हो गए, फिर भी मन में पशु पक्षियों के लिए कुछ करने का जज्बा था। ये जोड़ पक्का होना चाहिए, इसका रास्ता बनना चाहिए और यहाँ ऊपर ग्राउंड बना रखा है मैंने। यहाँ एक खेल का मैदान होना चाहिए, इसमें व्यायामशाला हो जाए तो बच्चे नीचे है ऊपर तक उनकी वर्जिश हो जाए और यहाँ पर प्रैक्टिस करें, टाबर खेलने कूदे, अच्छी बात सीखें। दरअसल कल्लू राम 18 वर्ष की उम्र में पहाड़ों में बकरियां और गायों को चराने के लिए जाते थे। उस समय वहां पानी की कमी के कारण पशु पक्षियों की लगातार मौतें हो रही थी। ये देखकर कल्लू राम ने मन में कुछ करने की ठानी और लगातार हथौड़े और छेनी से कार्य करते हुए पहाड़ों के बीच तालाब बनाने में जुट गए। इस तालाब को बनाने में उन्हें करीब 50 साल लगे। अब कल्लू राम अपने बेटे वेद प्रकाश और पोते राजेश के साथ इस तालाब तक आने के लिए एक अस्थायी रास्ता बनाने में लगे हुए हैं और यही कारण है कि आज हर कोई कल्लू राम के साहस को सलाम कर रहा है। भिवानी से इंद्रवेश की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इसे हौसला और जज्बा ही कहेंगे कि इतने सालों की अथक मेहनत से उन्होंने इस तालाब का निर्माण किया है, जो न केवल जानवरों की प्यास बुझा रहा है, इंसानों की भी प्यास बुझा रहा है और इस काम में उनका पूरा परिवार जी जान से जुटा हुआ है। ऐसी ही अच्छी खबरों के सफर को जारी रखेंगे, लेकिन वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए गुड न्यूज जज्बा इंडिया का। An enchanting landscape, a myriad of adventures,
an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। प्रधानमंत्री जी का ये विजन अमृत काल में है। हर देशवासी का संकल्प जिसको गति दे रहा है आपके द्वारा दिए गए एडवांस टैक्स का एक एक रुपया। तो आइए विकास के इस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाएं और समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कर प्रगति की गति बढ़ाएं। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एडवांस टैक्स की दूसरी किस्त का 15 सितंबर 2022 तक अवश्य भुगतान करें। कॉर्पोरेट्स, अन्य संस्थाएं, सैलरीड एम्प्लॉइज या फिर वे व्यक्ति जिनकी TDS, TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। अब गांव गांव और खेत खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार द्वार और हाथ हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज जज्बा इंडिया का, और अब आपको दिखाएंगे एक ऐसी महिला की कहानी। वो दिल्ली के साकेत में एक झोपड़पट्टी में रहती है। दिन में लगभग 200 रुपए कमाती है और इस सारे 200 रुपए को वो आवारा कुत्तों पर खर्च कर देती हैं। और उन्होंने आवारा कुत्तों को पालतू बना लिया है, वो भी 1-2 नहीं, पूरे 400 कुत्तों को। हर कुत्ते का एक नाम है। किस तरह से ये कुत्तों की देखभाल कर रही हैं और क्यों कर रही हैं, आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। ये सरजमीने हिंद है। यहाँ जगह जगह जानवर और इंसान के बीच रिश्तों की इबारत लिखी जाती है। ये है बंगाल की प्रतिमा देवी, जो पिछले 30 सालों से दिल्ली की झुग्गी झोपड़ी में 400 कुत्तों की परवरिश करती हैं। उनकी छोटी सी झुग्गी इन आवारा कुत्तों का आशियाना है। प्रतिमा ना आए तो ये कुत्ते कुछ खाते नहीं। कूड़ा करकट इकट्ठा करके उसे बेचकर और सड़क किनारे एक छोटा सा पान का खोखा लगाकर प्रतिमा देवी जो कुछ भी कमाती हैं उसे इन बेजुबान जानवरों पर लुटा देती हैं। यही उनका परिवार है और यही उनका संसार भी। अपना बहुत प्यार लगता है इनके साथ। मेरा पूरा जिंदगी भर काट गया। मोटा मोटी हम इस गांव में था, गांव में भी पालती थी। फिर यहाँ 84 में आई ना, तब से डॉग का काम करते। छोटा सा एक चाय का दुकान था, तब से लगा पड़ा। अभी तो ये अपना परिवार का छोड़ दिया, किंतु इनके नहीं छोड़ा। इनके लिए तो जब तक वो खाना अपना हाथ से ना दो तो ये लोग हमारा तका के जमी कहाँ बाहर चल जाएगी, तो ये लोग हमारा इंतजार करते रहते। जब कभी हमारा मालिक आएगी हमको खाना देगी, किंतु अब इनके छोड़ के हम कहीं ना जा पा रही थी। अभी करीब 30 साल पहले दिल्ली आने के बाद प्रतिमा ने शुरुआत में शहर के घरों में रसोइये का काम शुरू किया। कुछ वर्षों तक सड़कों पर कूड़ा बीनकर मिले पैसों से गुजारा किया और फिर बाद में साकेत के PVR अनुपम कॉम्प्लेक्स में परचून की दुकान शुरू की और सड़क पर आवारा कुत्तों को कई बार भूखे और बीमारी से मरते देखा। प्रतिमा को ये देखकर बहुत तकलीफ हुई और वो आस पड़ोस के कुत्तों की देखभाल करने लगी। अपनी कठिन जिंदगी के बाद भी वो इन बेजुबान जानवरों को परेशान नहीं होने देती। जाहिर है एक साथ इतने कुत्तों को देखकर लोग अक्सर डर जाते हैं,
लेकिन प्रतिमा देवी की शिद्दत को देखकर कुछ लोग मदद के लिए सामने भी आए हैं। जिस तरह का काम वो कर रही है उनके साथ अगर हम थोड़ा भी कर ले उनका तो बहुत बहुत अच्छा ही लगता है। और वो हमेशा एक स्माइलिंग लेडी यहाँ बैठी रहती है, अपने डॉग्स के साथ घेरी हुई होती है। शाम में अगर आप आओगे और सुबह आओगे अलग ही नज़ारा दिखता है यहाँ पर। यहाँ हर कुत्ते का एक नाम है और कुत्ते प्रतिमा देवी के साथ कुछ ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे वो सचमुच उनकी माँ हो। कुछ कुत्तों से शुरू होकर ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली गई और अब लगभग 400 कुत्तों का आश्रय स्थल है और माँ है प्रतिमा देवी और इसीलिए लोग उन्हें डॉग अम्मा के नाम से पुकारते हैं। आपने देखा ये कुत्ते ही अब डॉग अम्मा का परिवार हैं और कह सकते हैं कि अपने सुख से ज़्यादा जो दूसरों के सुख की चिंता करे वही अच्छा मनुष्य होता है, अच्छा इंसान होता है और डॉग अम्मा की कहानी हमें यही बताती है। कैमरा पर्सन राजेश रिक्की के साथ मैं शहला निगार, दूरदर्शन के लिए। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नवनिर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए NGO, CSO, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया का। समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मेहनत, लगन और हौसले से समाज के सामने एक मिसाल पेश करते हैं। आज आपको ऐसी ही एक और मिसाल दिखाने जा रहे हैं। ये है जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले की रहने वाली शाहीन अख्तर। शाहीन वैसे तो दूरदराज के क्षेत्रों में अपना सिलाई कढ़ाई का सेंटर चलाती हैं, लेकिन जो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चियां हैं उनको सिलाई कढ़ाई में परफेक्ट बनाकर, फैशन डिज़ाइनिंग सिखाकर वो किस तरह से अपने पैरों पर खड़ा कर रही हैं, उन्हें आत्मनिर्भर बना रही हैं, आपको दिखाएंगे इस रिपोर्ट में। पहाड़ों के बीच हरियाली से भरपूर जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले का पालमा गांव। दूरदराज क्षेत्र में बसे इस गांव में शाहीन अख्तर पिछले 9 साल से सिलाई कढ़ाई सेंटर चला रही हैं। शाहीन अख्तर पारंपरिक परिधानों के अलावा डिजाइनर ड्रेस, कुशन, रूमाल जैसी तमाम चीजें तैयार करती हैं और इसी से बच्चों की पढ़ाई और घर का पूरा खर्च चलता है। मैं इसी काम से सारा अपना खर्च कर रही हूँ, घर का भी कर रही हूँ, बच्चियों को भी पढ़ा रही हूँ। इसी काम से ही अच्छा काम चलता है मेरा। बड़े लोग आते हैं मेरे पास, काम ड्रेस बनवाने आते हैं, ये कुशन वगैरह भी लेते हैं। बहुत सारी डिमांड आती है कुशन के लिए, ड्रेस के लिए, पसंद करते हैं लोग काम। शाहीन अपने हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग सेंटर के तहत कई महिलाओं और लड़कियों को प्रशिक्षण सुविधा के माध्यम से सशक्त बना रही हैं। उनके हैंडीक्राफ्ट सेंटर में गरीब महिलाओं और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को मुफ्त
प्रशिक्षण दिया जाता है, जो आगे चलकर अपना काम शुरू कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं। शाहीन 25 से अधिक लड़कियों को फैशन डिजाइनिंग, कटिंग, टेलरिंग और हस्तशिल्प में निपुण बना चुकी हैं, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। वो चाहती हैं कि लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हों। लड़कियों के लिए यही मैसेज है कि वो ऐसे घर में ना बैठें, तो निकलें, अपना कुछ काम करें, वो भी काम सीखें, काम करें, ताकि वो भी अपने बलबूते पे खड़ी हो जाए, किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। जम्मू कश्मीर में अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं को सीमित समय तक घर से बाहर रहने दिया जाता है, पर शाहीन जैसी महिलाएं अपनी मेहनत और लगन के बल पर अब उन बंदिशों को तोड़ रही हैं और समाज को नई दिशा दिखा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मार्केटिंग के इस दौर में हर कोई कुछ न कुछ अलग करने की कोशिश करता है ताकि लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके, लेकिन इसी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना नफ़ा नुकसान छोड़कर कुछ अलग और ख़ास करने की कोशिश में लगे रहते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिसकी मिसालें दी जाती हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही कैफ़े में लेकर चलेंगे। इस कैफ़े में जो लोग काम कर रहे हैं वो बोल और सुन नहीं सकते हैं, हर बात इशारों में ही होती है ना कुछ अलग सा कैफ़े? तो चलिए हमारे साथ इस कैफ़े में। आगरा में ताजमहल से चंद किलोमीटर की दूरी पर ये कैफे है ब्रेड एंड माइम कैफे। इस कैफे में आप जब जाएंगे तो यहाँ आपका स्वागत साइन लैंग्वेज से होगा। इससे आगे आप किसी से कुछ पूछें, उससे पहले यहाँ लगे बोर्ड से आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ का कुछ स्टाफ डेफ एंड डम्ब है, यानी ऐसे लोग जो बोल या सुन नहीं सकते। इस कैफे को एक शख्स ने शुरू किया है जो चेन्नई के एक कॉलेज से इंजीनियरिंग कर चुके हैं। नाम है तपस वशिष्ठ। कैफे का नाम ही ब्रेड एंड माइम है। माइम का मतलब होता है टू टॉक इन एक्शंस या फिर अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ। वैसे ही हमारे यहाँ जो काम करते हैं व्यक्ति, वो लोग बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे हमारे यहाँ 4 लोग हैं, टोटल स्टाफ 8 लोगों का है, और वो लोग हम सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। कैफे खोलने का सपना इनका काफी पुराना था, लेकिन मूक बधिरों को नौकरी पर रखने की बात इन्होंने कभी नहीं सोची थी। लेकिन मुंबई में हुई एक घटना ने इन्हें ऐसा करने की प्रेरणा दी। फिर आगरा में कैफे शुरू करने से पहले YouTube पर साइन लैंग्वेज सीखी और कैफे का ये पूरा कॉन्सेप्ट तैयार किया। कैफे में आने वाले लोगों से ये स्टाफ आसानी से इशारों में एक दूसरे की बातचीत समझ सकता है। इसके लिए तपस ने एक खास सिस्टम बनाया है। जैसे हर टेबल का एक नंबर है। यहाँ बैठकर कस्टमर जैसे ही स्विच ऑन करता है, रिसेप्शन पर बल्ब जलता है। इसके बाद मेन्यू कार्ड से लेकर बिल तक हर चीज बिना किसी रुकावट के इशारों में आसानी से होने लगती है। यहाँ पर लोगों को कम्युनिकेशन इंटरेक्शन इजी करने के लिए यहाँ पर हमने काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करी हैं। जैसे के लिए ये मेनू का है, यहाँ से वाटर, कॉल द मैनेजर, टिश्यू, स्पून्स, और आपको बिल मांगना है उसकी भी इसमें लिखा हुआ है। हमारे पास एक नोटपैड है और यहाँ पर आइटम कोड लिखा होता है मेनू पे। नोटपैड पे आप लिख सकते हैं आइटम कोड, क्वांटिटी और कस्टमाइजेशन। इस कैफे में पूरा सिस्टम सेट है। वैसे तो यहाँ 8 लोगों का स्टाफ है, पर उनमें से 4 लोग मूक बधिर हैं, जिन्हें यहाँ काम करके बहुत मजा आ रहा है। बहुत अच्छा लगता है लोगों से इंटरेक्ट करना। बाकी जगह इधर उधर कोई इनका ये सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, तो इसलिए कोई इनको इतना प्रोत्साहन करता नहीं है काम करने के लिए। जब मैं छोटा बच्चा था, मैं ऊपर से नीचे ऊपर जा रहा था और नीचे गिरा, तब इसके सर पे लगी चोट और तब से इसको सुनाई। इस कैफे में आने वाले लोगों ने जिस तरह का रेस्पॉन्स दिया है, उससे तपस बेहद खुश हैं। आखिर जिस सोच के साथ उन्होंने ये कैफे खोला था, वो इसमें पूरी तरह से कामयाब है। अब इनकी योजना जयपुर में भी ऐसा ही एक कैफे शुरू करने की है। वहाँ पर भी इसी तरह का स्टाफ रखा जाएगा। ये लोग बोल और सुन नहीं सकते, लेकिन अपने काम के लिए इनमें गजब का जज्बा है। एक आम इंसान से ज्यादा लगन और मेहनत से ये लोग काम करते हैं
और यही खूबी इन्हें बाकी लोगों से अलग और खास बनाती है। आने वाले कुछ दिनों में मूक बधिर एक लड़की भी इस कैफे को ज्वाइन करने वाली है और यही खूबी इन्हें बाकी लोगों से अलग और खास बनाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो है ना ये अनूठा कैफे। यहाँ हर कोई इशारों में बात कर रहा है, लेकिन हर कोई इनकी बातों को आसानी से समझ भी पा रहा है। बहुत सारे लोग समाज में ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, खास कर रहे हैं, देश और समाज के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, गरीबों की, ज़रूरतमंदों की मदद के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, लोगों को सहारा दे रहे हैं, कुछ अच्छा और ख़ास करने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी अपील है कि आप भी कुछ ना कुछ अच्छा करते रहिए, खास करते रहिए, देश और समाज के विकास में अपना योगदान ज़रूर दीजिए। अभी लेते हैं आपसे विदा इस वादे के साथ कि हम अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ और अच्छी कहानियों के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। गुड न्यूज जज्बा इंडिया का के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। IME गाजियाबाद, 27 years of excellence in higher education। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत।